हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर की बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैं एक चैप्टर क्लियर कर चुका हूं। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मेरी टीम आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को मिला के कम से भी कम 50 से 70 50 टू 70 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल में आए होंगे या फिर इस ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इसी वजह से ये क्लासेस थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन इससे पहले हम अगला चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चैप्टर को क्लियर करने से पहले चैप्टर के बारे में बेसिक क्लियर करता हूं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को क्लियर करता हूं और उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, इसी टर्म में हम आगे चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा, ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने किया था कैपिटलाइजेशन, ठीक है, पूंजीकरण। आज का रहेगा पूंजी संरचना। तो बात कर लेते हैं पूंजी संरचना क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में समझा देता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, जब भी किसी फर्म का, किसी संस्था का, किसी बिजनेस का स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबलाइज किया जाता है, या उस संस्था में और अधिक पूंजी लगाई जाती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि उस संस्था को किसी दूसरी संस्था के साथ मिक्सअप किया जाता है, ठीक है, तो तब आप वहां के प्रबंधक को या वहां के मैनेजमेंट को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज होती है कैपिटलाइजेशन और दूसरी चीज होती है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि वो दो चीजों की जरूरत जब पड़ती है तो किन फेस में पड़ेगी, कौन से ऐसे फेसेस होंगे या कौन से ऐसे फैक्टर होंगे या उनके सामने कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी वजह से कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की जो नीड है उनको समझ आएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो उनके सामने होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि वह कितनी मात्रा में, पहला क्वेश्चन क्या होगा, वह कितनी मात्रा में कैपिटल इश्यू करें या फिर कितनी मात्रा में सिक्योरिटी को इश्यू करें। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा उनके पास, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वह उस सिक्योरिटी को कैसे इश्यू करें। ठीक है, मैं लिख लेता हूं दोनों चीजों को। देखिए इन दोनों से ही हम समझेंगे कि हमारा कैपिटलाइजेशन क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। जब भी संस्था के प्रबंधक को या मैनेजर को पहला वाला क्वेश्चन पुट अप होगा, क्या क्वेश्चन, कितनी मात्रा में प्रतिभूतियों को इशू किया जाए, तब होगा आपका पूंजीकरण। ठीक है, बात समझ लीजिए, जब आपका व्हाट क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी टू बी इश्यूड इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। जब क्वांटिटी पूछे, ठीक है, कैपिटल की, जब क्वांटिटी पूछे सिक्योरिटी की, तो वहां होता है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि वह कैपिटलाइजेशन का जो मार्ग है, जो वे है, उसको कैसे इशू किया जाए। तब आपसे ये पूछेगा तो आप मानेंगे कि ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउ टू बी इश्यूड ऑफ सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप दोनों चीजों को समझ गए होंगे अच्छे से, क्या है कैपिटलाइजेशन, क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं आपको लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट वाला जो है इसको हम कह सकते हैं ये है कैपिटलाइजेशन, और ये नीचे वाला है ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब भी प्रबंधक को ये पता चल जाता है कि कितनी मात्रा में सिक्योरिटी को इश्यू करना है, तो उसका एक वे चाहिए। मान लीजिए आपको 10 चीजों को बेचना है, 10 चीजों को इश्यू करना है, तो उसका एक वे भी आपको पता होना चाहिए कि हम इस वे में इन 10 चीजों को सेल करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर वही रहेगा, उसको वे पता होना चाहिए, उसको रास्ता पता होना चाहिए, उसको कैसे इशू किया जाए, ठीक है, उसका एक ढांचा पता होना चाहिए उसको। तो ढांचा बनाना, किसी भी सिक्योरिटी को इश्यू करने के लिए ढांचा बनाना ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं कि पूंजी संरचना के स्वरूप क्या है, आप कैसे इश्यू कर सकते हो, क्या ढांचा आप बना सकते हो, ठीक है, क्या आप प्लानिंग कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए हम बात करने वाले हैं अब कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के बाद, उसका जो बेस है उसको समझने के बाद कि कैपिटल स्ट्रक्चर का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए ये है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग या पैटर्न्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना नियोजन अथवा पूंजी संरचना के स्वरूप, आप किन रूपों में पूंजी की संरचना कर सकते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट है, मैं लिख देता हूं वन बाय वन। फर्स्ट है केवल समता अंशों के निर्गमन या अंशों का निर्गमन, लिख सकते हैं हम ओनली इक्विटी शेयर इश्यू। पहला ये है कि हम सिर्फ इक्विटी शेयर को इश्यू करके सारा कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। इसमें क्या है, समता अंशों को भी इश्यू करना है और प्रेफरेंस शेयर को भी इश्यू करना है। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इश्यू, ठीक है। थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या हो सकता है, समता अंश तथा ऋण पत्रों का निर्गमन। इक्विटी शेयर एंड ऋण पत्र को बोलते हैं डिवेंचर इश्यू, ठीक है, आप इसके द्वारा भी कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। देन फोर्थ एंड लास्ट, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों के साथ साथ ऋण पत्रों का निर्गमन। ये वो कंडीशन है जब आप इक्विटी शेयर को भी इश्यू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को भी इश्यू करेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ में आप डिबेंचर को भी इश्यू करेंगे। लिख लेते हैं इसको, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इश्यू विद डिवेंचर, ठीक है। तो डिवेंचर के साथ आप इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को भी इश्यू करें। तो ये चार वो कंडीशंस हैं जिनके जरिए आप अपनी कैपिटल को इकट्ठा करेंगे। मेनली क्या होता है कि कैपिटल को इकट्ठा करना है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी उसको ही हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो कैपिटलाइजेशन को बनाना है, कैपिटलाइजेशन को जो आप बना लेते हो, जो बनाने का आपका तरीका है कहीं तक, वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। आप समझ रहे होंगे कैपिटलाइजेशन को बनाना, जब आप कैपिटल को इकट्ठा करते हो, जिन माध्यम से आप कैपिटल को इकट्ठा करोगे, जिस वे से आप उसको इश्यू करोगे, जिस वे से आप उसको कलेक्ट करोगे, तो वे में इश्यू करना, वे में कलेक्ट करना, इसका जो एक ढांचा आप तैयार करोगे, यही ढांचा आपका कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस आपके सामने हो सकती हैं। आप ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं कैपिटल को, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। चलिए
बात कर लेते हैं कि इन चारों में से किसी आप एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप तो या करें, ये करें, ये करें, ये करें, आप ऐसा नहीं कर सकते कि चारों ऑप्शंस यूज करें। नहीं, देखिए वैसे इन चारों ऑप्शंस में ऐसा है कि जिन चीजों का नाम लिया गया है कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वेशन है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ सिंपल है, एक ही है, यहाँ दोनों है, यहाँ भी दोनों है, लेकिन यहाँ कंडीशन में तीनों चीजें, शेयर भी है, डिवेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इन चारों कंडीशंस में से कौन सा कंडीशन बेटर है, कौन से कंडीशन को हम अप्लाई करें कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिससे हम कैपिटलाइजेशन कर सकें, कैपिटल को इकट्ठा कर सकें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का वो कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा स्वरूप है, कौन सी ऐसी प्लानिंग है जिसको हम कैपिटलाइजेशन को इकट्ठा करने के लिए अप्लाई करें। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास होती हैं दो चीजें या दो सिद्धांत या दो फॉर्मूले। सिर्फ दो ही चीज होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं उन दोनों के बारे में। हम बात कर रहे थे कि वो चार जो ऑप्शंस हैं, उन चार ऑप्शंस में से हम कैसे सही ऑप्शन को चूज करें। तो मैंने हेडिंग भी वही बना दी है आपके लिए, उपरोक्त में से सही का चुनाव कैसे करें, हाउ टू चूज करेक्ट प्लानिंग, हम कैसे करेक्ट प्लानिंग को चूज करें। देखिए हमारे पास दो तरीके, हम दो तरीकों में से प्लानिंग को चूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है अंशों की आय का अधिकतमीकरण। लिख सकते हैं इसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर अर्निंग। ठीक है, जो शेयर का अर्निंग है उसका मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं। बात याद रखिए आप, इसमें क्या होगा, कोई भी शेयरधारी, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी अंशधारी ये नहीं चाहता है कि उसके शेयर का जो प्राइस रहे, अर्निंग पर शेयर जो रहे वो कम रहे, वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। मान लीजिए अभी किसी शेयरधारी को अर्निंग पर शेयर जो है वो 10 रुपए की है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि ये 10 की अर्निंग पर शेयर जो है ये 10 ही रहे, वो चाहेगा भविष्य में ये बढ़ती रहे। जो उसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, यहां क्या है, जहां पर भी उन चारों कंडीशंस में से जिसमें भी अर्निंग पर शेयर ईपीएस अधिकतम होगा, वही जो प्लानिंग है आपके लिए करेक्ट होगी। आप उसके जरिए अपना कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें क्या है, जहां पर आपका ईपीएस की वैल्यू अधिकतम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वही प्लानिंग आपकी सही होगी। ठीक है, अब आप ईपीएस कैसे निकाल सकते हैं इसमें? ईपीएस इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। बात समझिए, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, जो भी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे उस कंडीशंस में से हम देख लेंगे, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में हम अप्लाई करके देखेंगे कि किस में ईपीएस मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम ईपीएस होगा वही हमारी सही प्लानिंग होगी। आप नोट करते रहिए इन बातों को, मैक्सिमम ईपीएस प्लानिंग ये है। सेकंड क्या है हमारा, अंशों के बाजार मूल्य का अधिकतमीकरण। जो अंशों का मार्केट प्राइस है उसका मैक्सिमम होना। लिख सकते हैं हम इसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मैक्सिमाइजेशन। ठीक है,
तो मैक्सिमम होना चाहिए शेयर का मार्केट प्राइस। इसको समझिए आप। देखिए जो भी संस्था होती है, जो भी फर्म होती है, जो भी कंपनी होती है, वो क्या करती है, जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो उसको हमेशा ज्यादा रखने में बिलीव करती है। वो इस पे इतना बिलीव करती है कि उसकी यदि डिविडेंड की रेट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्केट में उस फर्म का, उस संस्था का, उस कंपनी का जो प्राइस है शेयर का, वो उसका अप रहना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। जब मार्केट में शेयर का प्राइस ज्यादा हो, जिस कंडीशन में किसी फर्म का, किसी संस्था का, किसी बिजनेस का या किसी कंपनी का जो शेयर है उसका वैल्यूएशन हो और मार्केट में उसका वैल्यूएशन प्राइस ज्यादा हो, अधिकतम प्राइस हो, तो वही कंडीशन आपका कैपिटलाइजेशन के लिए सही रहेगी। बात समझ रहे होंगे। जब भी कोई फर्म अपने शेयर का प्राइस मार्केट में लगाती है तो मार्केट में वह प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए। ये जो दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन किसी भी संस्था के नजरिए से देखी जाती है। ये हमेशा शेयर होल्डर्स हैं वो देखेंगे अपने नजरिए से, और ये कंडीशंस हमेशा कोई भी संस्था देखेगी अपने नजरिए से। चलिए बात कर लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस। देखिए लिख देता हूं मैं आपको यहां पर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ईपीएस। ठीक है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पीई रेशो। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पीई रेशो। पी का मतलब है प्राइस, ई का मतलब है अर्निंग। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको ईपीए, ये पीई रेशो जो है ये आपको निकालना होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं पीई रेशो। पीई रेशो निकालने के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, अपॉन अर्निंग पर शेयर। आप इससे निकाल सकते हैं पीई रेशो। इसे पीई रेशो निकालने के बाद आप यहां वैल्यू को पुट कर देंगे, ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें वो चार जो कंडीशन आपको दी है उन चारों कंडीशंस में से हम चूज करेंगे कि कौन सी कंडीशन, कौन सी प्लानिंग हमारे लिए बेटर है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।